हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर 8 क्लास 12 को ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखो, हम लोगों ने पहले 10 सेशंस में हमने जितनी भी डिजीज़ थी वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केवल एक डिजीज़ का डिस्कशन बाकी है जो है HIV एड्स। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग एंड में लेंगे बिकॉज हम लोग NCERT बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। आज से हम लोग चालू करेंगे अपना नया टॉपिक इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी में भी सबसे पहला लेक्चर आज हम लोग इनेट इम्यूनिटी पे बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। देखो, इम्यूनिटी मतलब एक सिंपल भाषा में बताऊं तो आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी जिससे वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है ना। बीमारियों और बीमारियां करने वाले जो पैथोजेंस हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है, आपकी जो कैपेसिटी है आपकी बॉडी की, किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी टॉक्सिन्स, कोई फॉरेन पार्टिकल, एलर्जेंस या फॉरेन एजेंट्स से लड़ने की जो आपकी बॉडी का एक कैपेसिटी है उसको कहा जाता है इम्यूनिटी। और अगर NCERT की डेफिनेशन की बात करें तो NCERT कहती है कि ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने होस्ट वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखो जो पैथोजेंस रहते हैं बेसिकली, ये पैथोजेंस मोस्टली पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। और जैसे हमने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी, टाइफॉइड, मलेरिया, तो ये पैथोजेंस आपकी बॉडी में एज ए पैरासाइट रहते हैं। तो पैरासाइट जिसकी बॉडी में रहता है उसको कहा जाता है होस्ट, इसलिए NCERT ने वर्ड क्या यूज़ कर लिया, होस्ट। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, पैथोजेंस। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट पैथोजेंस विच इज कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें ये कैपेसिटी, वो क्षमता देता है जिसे कहा जाता है इम्यूनिटी। ये हो गई आपकी NCERT की डेफिनेशन की इम्यूनिटी किसे कहा जाता है। अब हम दिन भर है ना, हर दिन हम लोग दिन भर बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आते रहते हैं। हमारी बॉडी जो है ना बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आती रहती है, लेकिन सभी इन्फेक्शियस एजेंट्स हमको बीमार नहीं कर पाते। उसमें से कुछ ही एक्सपोजर्स ऐसे हैं जो बीमारी करते हैं, बाकी सब कुछ नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हमारी इम्यूनिटी। आप दिन भर में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जिनको कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। तो वो पैथोजेंस आपकी बॉडी में भी एंटर करते हैं। आप मिट्टी में जाते हो या बाहर घूमते हो कहीं, है ना, या फिर कहीं गंदा पानी पी लिया आपने, कहीं गंदा खाना खा लिया, तो उसके साथ बहुत सारे पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। लेकिन आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको कैपेसिटी देता है कि वो हर एक पैथोजन को डिजीज़ कॉज करने नहीं देता। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। तो देखो, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। एक जो आपके पैदा होने के साथ ही आपको ऊपर वाले ने गिफ्ट कर दी, उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब ही क्या होता है, इनबॉर्न, यानी जो बचपन से आपको इनबॉर्न या फिर अंदर से इनसाइड, ये कहते हैं ना कैसे मेरा इनेट पोटेंशियल है, मतलब कि ये मेरा अंदर का ही पोटेंशियल है। तो इनेट इज समथिंग जो आपको बचपन से ही आपके पास में है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कंजेनाइटल। अभी मैं बताऊंगा आपको वर्ड कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो आपके पास बचपन से हो। जैसे आपने डिजीज़ के बारे में सुना होगा, कंजेनाइटल डिजीज़, एक ऐसी डिजीज़ जो आपको बचपन से ही हो जाए उसको आप कंजेनाइटल डिजीज़ कहते हो। तो ऐसी इम्यूनिटी जो आपके पास बचपन से ही है उसको आप कहते हो इनेट इम्यूनिटी। और ऐसी इम्यूनिटी जो आपने पैदा होने के बाद आपकी बॉडी ने एक्वायर की या हासिल की है उसे आप कहते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर करना मतलब हासिल करना, उसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझो आप, हमारा सलाइवा जो होता है, जो हमारा सलाइवा है या फिर जो हमारे आंसू है, इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा बिकॉज NCERT में नहीं दे रखा ये। हाँ, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप देखोगे ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप एक एंजाइम पढ़ते हो लाइसोजाइम, ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है बेसिकली। ये लाइसोजाइम क्या करता है, अब आप जब फूड खाते हो, है ना, ओरल कैविटी में जब फूड जाता है तो उस फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी अंदर एंटर करते होंगे। तो उन बैक्टीरिया का लाइसिस करता है ये, इसलिए वर्ड क्या यूज़ कर दिया, लाइसो, लाइसोजाइम। जाइम वर्ड हो गया एंजाइम के लिए। तो ऐसा एंजाइम जो लाइसिस करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल का, उसको आप कहते हो लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये आपके टीयर्स यानी आंसुओं में भी प्रेजेंट है और सलाइवा में भी प्रेजेंट है, और ये आपके पास बचपन से ही प्रेजेंट है। तो ये एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हो गया। तो इस तरह के बाकी के सारे कंपोनेंट्स जो आपको पैदा होते ही भगवान आपको गिफ्ट दे देता है, वो सारा का सारा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। फिर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो आप हासिल करते हो बाद में, जैसे ये भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को एक मलेरिया हुआ, ठीक है, आप लोगों को पहली बार मलेरिया हुआ, तो जब ये मलेरिया हुआ तो आपकी बॉडी इस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है,
और उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स इस मलेरिया के अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है, तो अब ये एंटीबॉडीज़ आपके पास पहले से नहीं थी मलेरिया के अगेंस्ट, ये आपके मलेरिया के इन्फेक्शन होने के बाद इन एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये आपकी बॉडी ने बाद में हासिल की, इसलिए ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा आपको बाद में आपकी बॉडी खुद डेवलप करेगी और वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट करेगी। कैसे कि जैसे अब ये एंटीबॉडीज़ जो बनी है, अब ये एंटीबॉडीज़ हमेशा जो है पेशेंट के पास रहेगी और मलेरिया से ये फाइट करती रहेगी। अब ये एंटीबॉडीज़ बचपन से नहीं थी, ये बाद में बनी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट हुआ। और प्लस इन एंटीबॉडीज़ की खास बात क्या है कि ये एंटीबॉडीज़ पर्टिकुलर इस मलेरियल पैथोजन के अगेंस्ट, अब मलेरिया कौन काज करता है? प्लाज्मोडियम, तो ये एंटीबॉडीज़ प्रॉपर प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया कि इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि टेटानस की एंटीबॉडीज़ डिप्थेरिया के अगेंस्ट काम कर रही है, टेटानस की एंटीबॉडीज़ टेटानस के अगेंस्ट ही काम करेगी। तो दैट्स वाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती। अब जैसे लाइसोजाइम की मैंने बात की, तो लाइसोजाइम किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करता, ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे मैं स्किन की बात करता हूँ, अभी हम लोग जब इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जिसमें एक कंपोनेंट है स्किन। अब स्किन जो रहता है हमारा, स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, तो स्किन भी क्या है? नॉन स्पेसिफिक। तो ये मेन डिफरेंस है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, कि इनेट इम्यूनिटी एक तो कंजेनाइटल है यानी बचपन से आपके पास प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपने बाद में हासिल की, एक्वायर की है आपने, आपके पास पहले से प्रेजेंट नहीं थी। और इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक रहती है। कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी कोई पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही स्पेसिफिक रहेगी, हर एंटीबॉडी हर एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करती। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी जो बचपन से ही हमें गॉड गिफ्ट मिलती है वो इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें वो सारे आपके डिफेंस एलिमेंट्स आएंगे, ये वो सारे आपके डिफेंस के हथियार आएंगे इसमें जो आपके पास बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो बनाता है इनेट इम्यूनिटी। इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। बेसिकली इनेट इम्यूनिटी कैसे क्या काम करती है? इनेट इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स का फॉर्मेशन करती है। बैरियर्स का मतलब बाधाएं। ठीक है, तो अब ये बैरियर्स हैं टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फॉरेन एजेंट्स के घुसने के लिए कुछ पर्टिकुलर बैरियर्स या बाधाएं हमारी बॉडी ने बनाई है, और ये सभी बाधाएं मिलकर इनेट इम्यूनिटी का काम करती है। बाधाओं का मतलब समझते हैं हम लोग। जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे ना कि जैसे कोई राजा का नगर हुआ करता था, कोई फोर्ट हुआ करता था, तो उस फोर्ट में आप डायरेक्ट है ना, कोई राजा है तो उस तक कोई दुश्मन डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता था। सबसे पहले तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें है ना, इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी दीवारें खड़ी की जाती थी, और गेट पे हमेशा गार्ड खड़े रहते थे। कोई अगर इन दीवारों से कूद कर या गार्ड की नज़र से बच के अंदर भी चला गया तो अंदर गुप्तचर हुआ करते थे, पुलिस हुआ करती थी। तो ये सारे क्या हुए? एक तरह के बैरियर हो गए। कोई पहला बैरियर यानी ये वॉल है, बड़ी सी वॉल, इसको पार करके कोई चला भी गया तो अंदर दूसरा जो है बैरियर प्रेजेंट होगा, जैसे पुलिस प्रेजेंट है अंदर। ठीक है, पुलिस से बच के भी कोई राजा के जो महल होता था अंदर की तरफ, वहाँ तक भी पहुँच गया तो वहाँ पे भी उसको आगे की तरफ गार्ड मिलते थे। तो ये अलग अलग बैरियर के लेवल रहते हैं। जैसे आज के टाइम पे बात करें, जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर्स प्रेजेंट होती है पहले तो उस बॉर्डर को पार करके निकलना मुश्किल होता है। अगर कोई बॉर्डर को पार करके निकल भी गया तो आगे चल के उसको कहीं ना कहीं पुलिस मिलेगी या आर्मी से उसका एनकाउंटर होगा, समझो। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ बैरियर रहते हैं। ठीक इसी तरह के बैरियर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी का काम करते हैं, और ये सारे के सारे बैरियर हमारे पास बचपन से ही प्रेजेंट है। ये स्किन हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब बचपन से ही प्रेजेंट है। अब जब मैं अलग अलग बैरियर्स की बात करूंगा तो आप देखना कैसे बचपन से ही आपके पास ये सारे बैरियर्स आपको मिलेंगे। अब जैसे इस पिक्चर में इन्होंने बैरियर्स की बात की, ये देखो आप, ये अपना स्किन का पार्ट हो गया, और देखो किस तरह से ये एक बैक्टीरिया जो स्किन के आसपास भी आ रहा है उसको जो है पहचाना जा रहा है यहाँ पे कि ये बाहर से कोई दुश्मन घुस गया है। ये स्किन पूरा गार्ड करके रखेगी ताकि ये पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर पाए। और अगर समझो एंटर कर भी गया तो आपके स्किन के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के WBCs हैं जो कि इस बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करने में सक्षम है। ये फैगोसाइटोसिस क्या है मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, बारी बारी से देखते हैं, सारे के सारे बैरियर्स देखते हैं कि हमारी इनेट इम्यूनिटी ने हमें
बचपन से कौन कौन से बैरियर्स दिए जो बॉडी में अंदर तक किसी पैथोजन को एंटर नहीं होने देते। तो हम 4 तरह के बैरियर्स पढ़ेंगे बेसिकली। सबसे पहले आएंगे फिजिकल बैरियर्स, जो एक तरह का फिजिकल का मतलब क्या हो गया कि जो एक ऐसे दिखने वाली बाधा है कि हाँ भाई आप इसको पार करके निकलना मुश्किल है। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर, कि अगर आप फिजिकल बैरियर पार करके अंदर चले भी गए तो अंदर कुछ इस तरह के फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स होंगे आपकी बॉडी में, जैसे कि सलाइवा, जैसे कि टीयर्स, है ना। कोई अगर ओरल कैविटी में चला भी गया तो वहाँ सलाइवा से में प्रेजेंट जो इनेट इम्यूनिटी की कंपोनेंट्स है उससे उन्हें लड़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएंगे सेल्यूलर बैरियर्स। अगर फिजियोलॉजिकल फिजिकल बैरियर करके भी पार करके निकल गए तो फिर आपको कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो है जैसे कि WBCs हैं उनसे लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंत में हम पढ़ेंगे साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में। तो ये टोटल 4 तरह के बैरियर्स है जो अब हम लोग यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं फिजिकल बैरियर्स से। तो फिजिकल बैरियर में सीधा सीधा आप समझो एक फिजिकल जैसे कि दीवार टाइप, है ना, एक दीवार बना दी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मेन एग्जांपल है स्किन का। हमारी जो बॉडी रहती है वो सबसे मेन बैरियर है ताकि कोई भी हमारी बॉडी में डायरेक्ट टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाए। अब अपनी बॉडी के जितने भी सर्फेसिस हैं, देखो एक्सटर्नल सरफेस है, उस पूरे एक्सटर्नल सरफेस पे स्किन प्रेजेंट है। और स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, देखो इन सब के प्रॉपर नेम वगैरह भी है। हमने जो इम्यूनिटी वाले सिस्टम में पूरे डिटेल में वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं, उनमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। तो जो स्किन का जो टॉप मोस्ट लेयर रहता है ये डेड सेल्स का बना होता है, ये डेड सेल्स का बना होता है। और प्लस ये वाटर इम्परमेबल रहता है, डेड सेल्स का बना होता है और ये वाटर इम्परमेबल रहता है। तो डेड सेल्स की वजह से, इन डेड सेल्स की वजह से कोई भी पैथोजन जो है इसमें सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए पैथोजन का स्किन को पार करके निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप जनरली इंटैक्ट स्किन से पैथोजन जनरली अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसलिए जब आप देखो आपकी बॉडी में किसी तरह का जब कोई कट लगता है, जैसे अब आप इस पिक्चर में देखो यहाँ एक कट लग गया, तो जब इस कट लग गया तो डॉक्टर साहब को कहते हैं कि इस घाव को आपको साफ रखना है। आपको वो एक एंटीबायोटिक लोशन देते हैं कि इस पर लगाते रखो आप इसको प्रॉपर, या फिर इसके ऊपर बैंडेड लगा कर रखते हो आप लोग, या फिर इसको डॉक्टर्स क्या करते हैं इस पर पट्टी लगाकर इसको क्लोज कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ से कोई पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर जाए। जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कट हो रखी है, स्किन कट हो रखी है, तो इजीली जो पैथोजन है डीप इनटू द टिश्यूज अंदर एंटर कर सकते हैं। इसलिए इनको क्लीन रखना, एंटीबायोटिक लगाते रहना या इसको क्लोज करना ज़रूरी रहता है। अब जैसे हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे स्किन प्रेजेंट है, उसी तरह से हमारे जो इंटरनल सरफेसेस हैं बॉडी के उसमें प्रेजेंट होती है म्यूकोजा, जिसको आप कहते हो म्यूकस कोटिंग, या फिर आप कहते हो म्यूकोजा लेयर, या फिर आप कहते हो म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये सब एक ही बात है, म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप अपने ओरल कैविटी की बात करो। ये ओरल कैविटी में जो अंदर की तरफ आपको लेयर दिख रही है ये म्यूकोजा लेयर है। जैसे सिंपल सा फंडा है, देखो जैसे बाहर का सरफेस कवर हो रखा है किससे, स्किन से, वैसे ही अंदर का सरफेस कवर हो रखा है म्यूकोजा से। उसको म्यूकोजा, म्यूकस कोटिंग या म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस मेम्ब्रेन से एक बहुत ही थिन फ्लूइड रिलीज होता रहता है। उस फ्लूइड को आप कहते हो म्यूकस, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज म्यूकस, इसलिए इसको म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा कहते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंटरनल सरफेसेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो आपका कंप्लीट इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर का सरफेस, और जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से आपके यानी यूरिनरी प्लस जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर के सरफेसेस, उन सब पे म्यूकोजा प्रेजेंट होती है, ताकि ये म्यूकोजा भी एक तरह के बैरियर का काम करता है। कोई पैथोजन यहाँ से डायरेक्ट अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब जैसे ये देखो आप, हम वजाइना की बात करें, है ना, जेनाइटल ट्रैक्ट आ गया ये, तो ये वजाइना के अंदर वाली जो लेयर रहती है इस पूरे पे म्यूकोजा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा वजाइना में तो खुद से एक अलग सा डिफेंस सिस्टम भी है, डिटेल वाले वीडियोस देखना, उसमें हमने बात की है इनके बारे में, ठीक है। वजाइना और वजाइना के अलावा अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, अब आपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको म्यूकोजा कहा जाता है, ठीक है। अब हम जो फूड लेते हैं उस फूड के साथ या जो पानी पीते हैं उसके साथ बैक्टीरिया भी अंदर एंटर करते होंगे, तो ये म्यूकोजा जो है एक तरह से बैरियर का काम करती है ताकि कोई भी पैथोजन सीधा टिश्यू के अंदर एंटर नहीं कर पाए और एलिमेंट्री कैनाल में ही एंटर करके एलिमेंट्री कैनाल से ही स्टूल के साथ में पास हो जाए, एंटर अंदर नहीं कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की। अब ऐसा कोई आपका बॉडी पार्ट जहाँ पर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं हो समझो, या फिर जहाँ पर किसी ना किसी बाहर से कोई एक्सटर्नल फ्लूइड या फूड एंटर करता है, या जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है कि एटमॉस्फेयर से सीधा वहाँ पर कुछ एंटर कर सकता है,
तो वहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखो, हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना खाने के साथ में कोई पैथोजन अंदर एंटर कर सकता है, तो हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है, HCl, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, जिसका pH काफ़ी कम होता है। अब इतने कम pH में जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो स्टमक में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये HCl का रोल रहता है हमारे स्टमक में। पर क्या HCl का यही रोल है? इसके अलावा HCl का एक मेन रोल और है जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि इस HCl का मेन रोल क्या है। मतलब ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है, ये फूड के साथ आने वाले पैथोजेंस को भी खत्म कर रहा है, लेकिन इसका एक मेन रोल है, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में आके बताना है। इसके अलावा ओरल कैविटी में बात करें तो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है सलाइवा, जो लार जिसको कहते हो या थूक जिसको कहते हो। ये सलाइवा बेसिकली, जैसा मैंने अभी आपको लाइसोजाइम के बारे में बताया, तो इस सलाइवा में लाइसोजाइम, और केवल लाइसोजाइम नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, यानी कि पैथोजेंस को खत्म करने का काम करते हैं। तो जब आप कोई फूड लेते हो या पानी लेते हो, उसके साथ कोई बैक्टीरिया अगर अंदर एंटर कर जाए तो सलाइवा उससे लड़ने में सक्षम होता है। उसके अलावा अगर टीयर्स की बात करें तो जो हमारी आंखों में जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं में भी ये एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम इन आँखों से कोई पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर पाए, इस बात का ध्यान रखता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कॉन्टेक्ट में आ रहा है। इसलिए आंखों पे आप हमेशा देखना। देखो, आंसू का मतलब आप ये नहीं समझो कि जब आप रोते हो तो जो निकलता है कि वहीं तभी सीक्रेट होता है, ऐसा नहीं है। आंसू जो होता है ना, टीयर्स, ये हमेशा आपकी आई की सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है बेसिकली यहाँ पे। तो कंटिन्यूस जो है टीयर्स का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन जब आप इमोशनल हो जाते हो या कुछ एलर्जी हो जाती है तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आँख से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो इन टीयर्स में ये प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का काम करते हैं। अब जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे एग्जाम्पल देके कि सलाइवा किस तरह का बैरियर फॉर्म करता है, तो आपको आंसर देना है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरे बैरियर की बात करते हैं, सेल्यूलर बैरियर्स। अब सेल्यूलर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ सेल्स हैं जो बैरियर का काम करते हैं। जैसे समझो कोई पैथोजन स्किन को क्रॉस करके या म्यूकोजा को क्रॉस करके आपके ब्लड में पहुंच गया या डीप इनटू द टिश्यूज पहुंच गया, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होगी कुछ सेल्स से, जो इन माइक्रोब्स को, उन पैथोजेंस का फैगोसाइटोसिस करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी के अंदर, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग मतलब जो सेल है उस पैथोजन को पूरी तरीके से खा जाएगा। जैसे आप ये पिक्चर देखो, हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था पिक्चर फैगोसाइटोसिस का, ये देखो आप, ये आपका कोई सेल हो गया। जैसे ब्लड में आपने पढ़ा होगा, मोनोसाइट के बारे में पढ़ा होगा आपने, एक तरह का WBC, ये फैगोसाइटोसिस करता है। ब्लड में जैसे कोई पैथोजन एंटर करेगा, ये मोनोसाइट, ये जैसे ये पैथोजन है, तो ये फैगोसाइटोसिस होता है। कुछ इस तरह से होता है कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाती है, घेर लेती है चारों तरफ से पैथोजन को, फिर यहाँ पर ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या हुआ, एक तरह से पैथोजन अंदर एंटर कर गया। अब इसके साइटोप्लाज्म में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से ये इसको पूरा का पूरा इस माइक्रोब को खत्म कर देगा। तो इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। तो जो सेल्स हैं, जो सेल्यूलर बैरियर्स है आपके, ये फैगोसाइटोसिस करके माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब देखो, आपने WBCs पढ़े 5 टाइप के, तो उन 5 टाइप्स के WBCs में से सारे के सारे WBCs फैगोसाइटोसिस नहीं करते, आप ये ध्यान रखें। फैगोसाइटोसिस करने वाले WBCs केवल 2 है, एक न्यूट्रोफिल्स और दूसरे मोनोसाइट्स। केवल यही 2 सेल्स WBCs हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। न्यूट्रोफिल्स के लिए NCERT ने एक बहुत अच्छा नाम यूज़ किया है, PMNL। ये भी मैंने आपको जब ब्लड का चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ऐसा इसको क्यों कहते हैं। यहाँ पे एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ क्योंकि NCERT ने ये वर्ड यूज़ किया है। देखो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो इज़ मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लियर। तो आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उन न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में 2 से लेकर 5 तक लोब्स हो सकते हैं। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, तो किसी में 5। तो अलग अलग न्यूट्रोफिल्स में अलग अलग नंबर ऑफ लोब्स। जैसे अब आप इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में आपको 3 लोब्स दिख रहे हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो करीब ऐसा लगता है कि जैसे न्यूट्रोफिल्स की जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स WBC इसको कहते हैं। तो ऐसे ल्यूकोसाइट्स
जिनका न्यूक्लियस अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी शो करता है उसको आप कहते हो PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ये ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल्स का ही दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। उसके अलावा मोनोसाइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके पास एक सिंगल किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, सारे के सारे WBCs फैगोसाइटोसिस नहीं करते। फैगोसाइटोसिस केवल 2 तरह के WBCs करते हैं, एक मोनोसाइट्स और दूसरे न्यूट्रोफिल्स। तो ये तो हो गए आपके ब्लड के फैगोसाइटोसिस, ब्लड के फैगोसाइट्स। लेकिन अगर कोई पैथोजन आपकी टिश्यू में एंटर कर गया तो आपके टिश्यूज़ में भी फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हो टिश्यू मैक्रोफेजेस। टिश्यू मैक्रोफेजेस, इनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। देखो मैक्रो मतलब क्या, लार्ज, और फेजेस मतलब फैगोसाइटोसिस करने वाले। तो ये कुछ लार्ज सेल्स हैं, मैक्रो इज लार्ज, ये कुछ लार्ज सेल्स हैं जो पैथोजेंस का फैगोसाइटोसिस करते हैं, इसलिए इनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। अब इन मैक्रोफेजेस को अलग अलग टिश्यूज़ में, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कप्फर सेल्स के बारे में, क्लास 11th की बात है ये। कप्फर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस ही हैं जो लीवर में प्रेजेंट है। क्लियर। तो हर ऑर्गन या हर टिश्यू में इनका अलग अलग नाम रहता है, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। जो डिटेल वाले वीडियोज़ है आप वो देख सकते हो। आपको मैंने उन डिटेल वाले वीडियोज़ में करीब करीब आपकी बॉडी में जितने भी अलग अलग नाम के मैक्रोफेजेस है वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूँगा नेचुरल किलर सेल्स की। NK सेल्स कहते हैं इनको, नेचुरल किलर सेल्स। देखो यहाँ कन्फ्यूजन होता है हमेशा, तो मैं कन्फ्यूजन यहाँ पहले क्लियर करूँ आपका। जब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, तो जो आप 5 तरह के अलग अलग WBCs पढ़ते हो उसमें से एक WBC का टाइप है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट 3 तरह के होते हैं, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और NK सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स। तो पहली बात तो नेचुरल किलर सेल एक टाइप का लिम्फोसाइट है, लेकिन फ़र्क देखें आप, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट ये दोनों ही लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपने पढ़ा होगा T सेल्स जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और B सेल्स जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये दोनों इम्यूनिटी किस तरह की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जबकि नेचुरल किलर सेल जो है ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये आपको डिफरेंस यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ मैं, वापस बता रहा हूँ, नेचुरल किलर सेल्स भी एक तरह का लिम्फोसाइट ही है जो इन्नेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि बाकी के दोनों लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये हो गए सेल्यूलर बैरियर्स। चौथा हम बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइंस, पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से समझाने की ट्राई करूँगा। जैसे समझो आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सब लोग बदमाशी कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और टीचर ने आके एक स्टूडेंट को पकड़ लिया, है ना। आप कुछ बदमाशी कर रहे थे और टीचर ने एक स्टूडेंट को पकड़ लिया। जैसे ही टीचर ने इस एक स्टूडेंट को पकड़ा, बाकी के सारे स्टूडेंट हाथों हाथ क्या हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे और बदमाशी करना रोक देंगे। टीचर ने केवल एक स्टूडेंट को पकड़ा, वैसे ही बाकी के सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, अटेंटिव हो गए और ये चुप हो गए। तो एक स्टूडेंट ने, बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एक स्टूडेंट से ये सिग्नल मिल गया कि बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स चुप हो जाए। साइटोकाइंस बेसिकली हम इनको कहते हैं सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। अब सेल सिग्नलिंग का मतलब यही हुआ कि कोई पर्टिकुलर सेल है, जैसे समझो ये सेल नंबर 1, इस सेल नंबर 1 पे जैसे कोई अटैक हुआ किसी पैथोजन का, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, और ये मॉलिक्यूल्स आसपास के जितने भी सेल्स है उन सब को सेल्स को ना पहले अटेंटिव कर देता है कि मुझ पर अटैक हुआ है, तो मैं तो चलो नहीं बच पाऊंगा, लेकिन आप लोग जो है अब सचेत हो जाओ, आप लोग होशियार हो जाओ और अपने आप को बचाओ। इनको आप कहते हो साइटोकाइंस। अभी साइटोकाइंस बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। साइटोकाइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब तो हम यहाँ डिस्कस कर नहीं सकते। आप बस इतना ध्यान रखें, साइटोकाइंस क्या है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो किसी ना किसी इन्फेक्शन या इंजरी के रिस्पॉन्स में सीक्रेट होते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते, बता देते हैं इम्यून सिस्टम को कि जग जाओ। तो आप तो इसको ऐसे समझ लो कि कोई चौकीदार था, जैसे ही उसको कोई खबर मिली उसने पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर दिया, एक्टिवेट। समझ में आया, सूचना देने वाले मॉलिक्यूल्स, ऐसा आप समझ लो।
तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर साइटोकाइंस। साइटोकाइंस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक साइटोकाइन की मैं बात करूंगा जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरॉन्स, आप इसको बहुत जगह ये नाम सुनोगे आप। इंटरफेरॉन्स, सबसे पहली बात दिमाग में डालो, इंटरफेरॉन एक टाइप का साइटोकाइन है। इंटरफेरॉन काम कैसा करता है ये देखो आप, ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, और इनमें से एक सेल पे आकर वायरस ने अटैक किया। वायरस आया और इन ग्रुप ऑफ सेल्स में से किसी एक सेल पे इस वायरस ने अटैक किया। ये सेल कैसा हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि अगर वायरस को ख़त्म करना है तो आपको इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करना है। लेकिन जैसे ही इस सेल पे वायरस का अटैक होगा, इमीडिएटली ये वायरस जो है कुछ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है जिनको आप कहते हो इंटरफेरॉन्स। कौन रिलीज करेगा, ध्यान रखो, वापस बता रहा हूँ, ये इंटरफेरॉन्स रिलीज होंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल से, नॉट नॉर्मल सेल। और जैसे ही वायरस इन्फेक्टेड सेल इन इंटरफेरॉन्स को रिलीज करेगा, ये सारे के सारे इंटरफेरॉन्स आसपास के सेल्स को जाकर सिग्नल कर देंगे। फिर एक मैकेनिज्म के थ्रू, मैं मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, और ये मैकेनिज्म मैंने डिटेल्ड वीडियोस में डिस्कस किया है, आप वहाँ पर देख सकते हो। और एक मैकेनिज्म के थ्रू अब ये जो इंटरफेरॉन्स हैं इन बाकी के सेल्स पे जिन पे अब तक वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन खतरा है, उनको रेजिस्टेंट बना देता है अगेंस्ट दी वायरस। और जैसे ये सेल्स वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाएंगे, अब ये वायरस जो है इन पे अटैक नहीं कर सकता और ये सारे सेल्स बच जाएंगे। तो हो गया ना सेल सिग्नलिंग, कि इंटरफेरेंस ने सिग्नल दे दिया बाकी के सेल्स को कि मुझ पर अटैक हुआ है तो आप अपने आप को बचा लो। तो दैट्स हाउ इंटरफेरेंस एक्ट। अब यहाँ पर आपको एक बात जो ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इंटरफेरेंस, जब मैं पर्टिकुलर नाम लिया इंटरफेरेंस, तो ये केवल और केवल वायरस के अगेंस्ट काम करता है। ये सबसे पहली चीज़, ये एंटीवायरल है, ये केवल और केवल वायरस के अगेंस्ट काम करेगा, किसी बैक्टीरिया और फंगस के अगेंस्ट ये रिलीज नहीं होता। ये सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, ये नॉर्मल सेल से रिलीज नहीं होगा, ये रिलीज होगा केवल उन्हीं सेल्स के थ्रू जिन पे वायरस का अटैक हुआ है। और बचाएगा किसको, ये बचाएगा नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, ताकि उन पे भी फर्दर वायरल का इन्फेक्शन नहीं हो, और ये दूसरे सेल्स को जो है रेजिस्टेंट कर देगा अगेंस्ट दी वायरस। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे समझो बॉर्डर पे आर्मी है, ठीक है, और बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ पर खड़े, और एक आधे सोल्जर पे समझो अटैक हो गया, ठीक है, तो ये सोल्जर बाकी सबको सिग्नल कर देगा, जिससे बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे और पहले से ही बचाव के लिए तैयार रहेंगे। कुछ इसी तरह से इंटरफेरेंस भी काम करते हैं। तो ये था एवरीथिंग अबाउट इनेट इम्यूनिटी। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, 4 तरह के बैरियर्स रहेंगे। पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेल्यूलर और चौथा साइटोकाइंस। तो PPCC, ये टोटल 4 बैरियर्स आपको ध्यान रखने। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है चैनल की वीडियोस बहुत हेल्पफुल है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को। हर वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाओ, ताकि जितने भी मेंबर ओनली वीडियोज़ है वो भी आप इजीली देख पाओ। और बाकी किसी तरह के डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेल, जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करना चाहो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो भी मेंबर बन रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपको मेंबर्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूँ। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।